हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक एक्शन फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है जॉन कार्टर। मूवी की शुरुआत में हमें प्लेनेट मार्स दिखाया जाता है जिसका नाम यहाँ पर बारसून है और यहाँ 3 अलग अलग राज्य हैं जिनका नाम है हीलियम, जोडांगा और थार्क्स। इनमें हीलियम और जोडांगा सदियों से आपस में जंग कर रहे हैं और अब भी ये दोनों आपस में एक दूसरे से जंग कर रहे हैं और ये है जोडांगा के जनरल जिसका नाम है सेप्टन। इसी बीच इनके पास 3 थर्न्स आते हैं जो खुद को गॉड का मैसेंजर बताते हैं और इनका लीडर है शेंग जो सेप्टन को एक मिस्टीरियस वेपन देता है और उसे बताता है कि देवताओं ने तुम्हें चुना है, इसीलिए हम इस जंग में जोडांगा का साथ देंगे। इसके बाद ये उस ब्लू वेपन को यूज करता है। इससे निकलने वाली ब्लू लाइट 9th रे कहलाती है और यह हथियार जोडांगा को पूरे बारसून पर सबसे शक्तिशाली राज्य बना देता है। इसके बाद हमें 1881 का न्यूयॉर्क शहर दिखाया जाता है जहां हम एडगर को देखते हैं जिसे उसके अंकल जॉन कार्टर ने न्यूयॉर्क बुलाया है। जॉन कार्टर एक बहुत अमीर इंसान है। एडगर को उनके घर उनका वकील मिलता है जो एडगर को बताता है कि जॉन की अचानक मौत हो गई है और वो अपनी सारी जायदाद एडगर के लिए छोड़ गए हैं। इसके बाद वकील एडगर को जॉन का मौजेलियम दिखाता है जिसमें जॉन की बॉडी सुरक्षित रखी है, लेकिन इस मौजेलियम का दरवाजा सिर्फ अंदर से ही खुल सकता है। इसके बाद वकील एडगर को जॉन की पर्सनल डायरी देते हैं जिसे सिर्फ एडगर को पढ़ने के लिए कहा है। एडगर वकील के जाते ही वो डायरी पढ़ने लगता है। इस स्टोरी की शुरुआत सिविल वॉर के बाद एरिजोना से होती है। जॉन कार्टर कॉन्फेडरेट आर्मी के फॉर्मर कैप्टन थे जो आजकल सोने की गुफा ढूंढ रहे हैं। तभी वहाँ यूनियन कर्नल आते हैं जो अपाचे को हराने के लिए जॉन से मदद चाहते हैं। जॉन के मना करने पर वो उसे पकड़कर ले आते हैं, पर जॉन अब कभी भी एक सिपाही की तरह लड़ना नहीं चाहता, इसीलिए वो कर्नल का घोड़ा लेकर वहाँ से भाग जाता है। पर कर्नल भी इसका पीछा करते हैं और भागते भागते ये लोग अपाचे के इलाके में आ जाते हैं और फिर ये लोग आपस में लड़ने लगते हैं। जॉन वहां से भागने की कोशिश करता है पर तभी कर्नल को गोली लग जाती है, जिसके बाद जॉन उसे बचाकर एक गुफा के पास ले आता है और ये वैसी ही गुफा है जैसी जॉन ढूंढ रहा है। जब ये अंदर जाता है तो ये हैरान हो जाता है क्योंकि गुफा की छत पर बहुत सारा सोना जड़ा हुआ था। तभी जॉन के पीछे एक थर्न आता है जो कि उन तीनों में से एक है। कर्नल जॉन को बता देते हैं, तभी जॉन उससे बचकर उसे शूट कर देता है। जॉन जब उसके करीब आता है तो वो सुनता है कि वो बारसून कह रहा है जिसके हाथ में एक डिवाइस है। जॉन वो डिवाइस ले लेता है और जॉन जैसे ही बारसून कहता है अचानक उसमें से एक तेज रोशनी निकलती है और जब जॉन की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक रेगिस्तान में पाता है और जैसे ही वो चलने की कोशिश करता है जॉन जंप करके गिर जाता है जैसे कि वो हवा में उड़ रहा हो। जॉन ऐसे ही चलते चलते एक पहाड़ी पर आ जाता है जहाँ अंडों से कुछ बच्चे निकल रहे हैं। तभी वहाँ कुछ ग्रीन कलर के क्रिएचर आ जाते हैं जो जॉन पर अटैक करते हैं। जॉन लंबी छलांगे लगाकर बच जाता है और पत्थर के पीछे छिप जाता है। इनका लीडर भी इन्हें फायरिंग रोकने को कहता है। इसके बाद वो क्रिएचर एक अलग लैंग्वेज में खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि वो एक थार्क्स है और उसका नाम टार्कस है। जॉन भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि वो वर्जीनिया से जॉन कार्टर है। टार्कस उसे दोबारा से जंप मारने को कहता है जैसे उसने अभी मारी थी, पर जॉन मना कर देता है और उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन टार्कस उसे जख्मी कर देता है और उसे बंदी बना लेता है। इसके बाद हम हीलियम की राजकुमारी को देखते हैं जिनका नाम है डेजा, जिसने अपने पिता के लिए एक नया हथियार बनाया है जो कि हीलियम के राजा हैं। हीलियम की जोडांगा के साथ जंग चल रही है और हीलियम लगातार हार रहा है क्योंकि जोडांगा के पास 9th रे की पावर है। इधर डेजा ने भी 9th रे का सीक्रेट ढूंढ लिया है कि कैसे जोडांगा 9th रे को यूज कर रहा है और जब ये अपना वेपन राजा को दिखा रही होती है तभी एक थर्न चुपके से कुछ गड़बड़ी कर देता है जिससे ये वेपन खराब हो जाता है। इधर जोडांगा का राजा सेप्टन डेजा से शादी करना चाहता है पर डेजा इसके खिलाफ है क्योंकि अगर सेप्टन की शादी डेजा के साथ हो गई तो फिर सेप्टन हीलियम का भी राजा बन जाएगा और इस तरह पूरे बारसून पर उसका राज हो जाएगा। इधर टार्कस भी जॉन को अपने शहर ले आता है, उसे नए पैदा हुए बच्चों के साथ बांध देता है। रात में उसके पास एक लेडी थार्क्स आती है जिसका नाम सोला है जो जॉन को एक लिक्विड पिलाती है जिससे वो थार्क्स की भाषा सीख जाता है। अगले दिन थार्क्स जॉन को सबके सामने ऊंची छलांगे लगाने को कहते हैं और जॉन को पता था कि उसका डिवाइस टार्कस के पास है जिसके बिना वो वापस घर नहीं जा सकता। तभी आसमान में कुछ शिप दिखाई देती हैं। हीलियम और जोडांगा आपस में जंग कर रहे हैं लेकिन थार्क्स के लिए ये मजेदार है। वो इस पर सट्टा लगाते हैं कि कौन जीतेगा। तभी हम प्रिंसेस डेजा को देखते हैं जो शिप को कंट्रोल करने की कोशिश में नीचे गिर जाती है। तभी जॉन एक ऊंची छलांग लगाकर प्रिंसेस को बचा लेता है। थार्क्स जॉन के लिए चीयरिंग करने लगते हैं जो कि
डेजा के साथ जोडांगा के सोल्जर से लड़ रहा है और जॉन के आते ही जंग का रुख बदल जाता है। हीलियम जीतने लगता है लेकिन उसमें इनकी शिप भी क्रैश हो जाती है। अब डेजा भी जॉन के साथ थाक्स के बीच फंस जाती है। टार्कस जॉन से काफी इम्प्रेस होता है और वो जॉन को अपना राइट हैंड बना लेता है। इसके बाद रात में जॉन और डेजा आपस में बात करते हैं और डेजा जॉन को समझाती है कि वो मार्स पर है, जिसे उनकी भाषा में बारसून कहा जाता है। जॉन ये सब जानकर बहुत हैरान है। वो डेजा को बताता है कि वो पृथ्वी पर रहता है। डेजा का भी इस पर यकीन करना मुश्किल है, पर जॉन की हाई बोन डेंसिटी और प्लेनेट की लो ग्रेविटी की वजह से ही जॉन यहाँ इतना पावरफुल है और इसी वजह से ये यहाँ पर इतनी ऊंची छलांगे लगा पा रहा है। इसके बाद डेजा जॉन के साथ थाक्स के टेम्पल में जाती है, जहाँ किसी इंसान को जाने की इजाजत नहीं है। डेजा को लगता है कि शायद टेम्पल में इसका जवाब हो कि लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुँचते हैं, जैसे कि जॉन पहुँचा है। तभी इनके पीछे सोला आ जाती है जो इनसे वापस चलने को कहती है। डेजा जॉन को इसिस की मूर्ति दिखाती है जिस पर कुछ लिखा है। डेजा उसे पढ़ने की कोशिश करती है, पर तभी थाक्स उन्हें पकड़ लेते हैं और इन्हें टेम्पल में जाने के लिए मौत की सजा सुनाते हैं। टार्कस सबसे कहता है कि मुझे इनके साथ अकेला छोड़ दो। जब ये लोग अकेले होते हैं तो टार्कस बताता है कि सोला मेरी बेटी है, इसीलिए वो नहीं चाहता कि उसे मौत की सजा मिले और फिर वो जॉन को उसकी डिवाइस दे देता है और उससे कहता है कि रिवर ऑफ इस पर जाओ, इसिस की मिस्ट्री सुलझाओ और वापस अपनी दुनिया में लौट जाओ। कुछ देर बाद जब दूसरे थाक्स आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि टार्कस ने उनसे गद्दारी करके कैदियों को भगा दिया है। टार्कस का दुश्मन तलहजूस इसका फायदा उठाकर खुद को थार्स का नया लीडर घोषित कर देता है। इसके बाद हम इन तीनों को देखते हैं जो रिवर इसकी ओर जा रहे हैं, जिसका रास्ता इन्हें डेजा बता रही है। पर तभी सोला जॉन को बता देती है कि डेजा हमें रिवर ऑफ इसके बजाय हीलियम की तरफ ले जा रही है। जॉन को इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि वो जॉन को हीलियम ले जा रही है ताकि वो जंग में जॉन को इस्तेमाल कर सके सोल्जर की तरह। इसके बाद जॉन डेजा को पीछे छोड़कर जाने लगता है। तभी डेजा बताती है कि उसने ऐसा इसीलिए किया कि वो सेप्टन से शादी नहीं करना चाहती। इस पर जॉन कहता है कि तो फिर तुम हमारे साथ रिवर इस पर चलो। डेजा मान जाती है और फिर कुछ देर बाद ये लोग रिवर ऑफ इस पर आ जाते हैं और इन्हें नदी के बीच एक बहुत बड़ा विशालकाय स्ट्रक्चर दिखता है जो कि उल्टे पिरामिड जैसा है। जॉन डेजा को लेकर पिरामिड पर चला जाता है, जिसके बाद वो जगह नीली होने लगती है और डेजा को रियलाइज हो जाता है कि ये वही नाइन्थ रे है जिससे उसने अपना वेपन बनाया था। इसके बाद इन्हें ये भी पता चल जाता है कि इसी नाइन्थ रे की मदद से जॉन की कॉपी मार्स पर ट्रांसफर हुई है। इसका मतलब जॉन का असली शरीर अभी भी पृथ्वी पर है और यहाँ सिर्फ उसकी कॉपी ट्रांसफर हुई है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ वारहून्स की पूरी आर्मी आ गई है जिन्हें यहाँ शेंग लाया है। जॉन डेजा और सोला को वहाँ से भेज देता है और खुद बहादुरी से उन लोगों का सामना करने लगता है। जॉन का वफादार एलियन डॉग भी उसके साथ होता है। जॉन अकेला ही इन सब पर भारी पड़ रहा था और एक एक करके इनको मौत के घाट उतारता है और दुश्मनों की लाशों की गट्टे बना देता है। पर आखिरकार दुश्मन उसे घेर लेते हैं। पर तभी वहाँ हीलियम की आर्मी आ जाती है और वो लोग जॉन को बचा लेते हैं और डेजा भी अपने पिता के पास आ जाती है। पर यहाँ पर वो सेप्टन को देखकर बहुत गुस्सा करती है, जिस पर उसके पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये बिना हथियार और सेना के यहाँ तुम्हारे लिए हाथ मांगने आया है, इससे जंग रुक जाएगी। ना चाहते हुए भी डेजा शादी के लिए मान जाती है। इसके बाद जॉन की आंख डेजा के महल में खुलती है और डेजा जॉन को उसका डिवाइस दे देती है और उसे वापस अपने घर लौटने को कहती है। तभी वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं और जॉन वहाँ से गायब हो जाता है। डेजा को लगता है कि जॉन पृथ्वी पर वापस चला गया है, लेकिन जॉन अभी भी वहीं छिपा हुआ था। गार्ड्स के जाने के बाद जब वो बाहर आता है तो शेंग उसे नाइन्थ रे की मदद से वहीं जाम कर देता है और उसे पता चलता है कि शेंग किसी भी इंसान का रूप ले सकता है। पूरा शहर शादी की तैयारियों में लगा हुआ है और शेंग ने जॉन को अपने डिवाइस से कंट्रोल कर रखा है। जॉन चाहकर भी खुद से अपनी बॉडी को नहीं हिला सकता। इसके बाद शेंग जॉन को बताता है कि सेप्टन डेजा को मारने की तैयारी कर रहा है और शादी के बाद वो पूरे हीलियम पर कब्जा कर लेगा और इस जंग में हम लोग सेप्टन का साथ देंगे क्योंकि उसे बेवकूफ बनाना आसान है और इस तरह शेंग पूरे बारसून पर सेप्टन के जरिए राज करेंगे। इसके बाद शेंग जॉन को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ जॉन का एलियन डॉग आ जाता है और शेंग की डिवाइस को तोड़ देता है, जिससे जॉन आजाद हो जाता है और वहाँ से एक प्लेन में बैठकर डेजा की शादी रोकने के लिए निकल जाता है। पर रास्ते में उसका प्लेन थाक्स के इलाके में क्रैश हो जाता है और वो जॉन को फिर से बंदी बना लेते हैं और उसी जेल में टार्कस भी कैद है। इसके बाद तलहजूस इन दोनों को मैदान में व्हाइट ऐप से लड़ने के लिए
लिए छोड़ देता है। व्हाइट एप आते ही इन दोनों पर हमला कर देता है, पर जॉन एक चेन से बंधा हुआ है, इसीलिए वो ज्यादा ऊंचा नहीं कूद पाता और इतने में मैदान में एक और व्हाइट एप को छोड़ दिया जाता है जो आते ही टार्कस को मारने वाला था, पर उसकी बेटी एक विलन को लेकर मैदान में कूद जाती है और वो एप उसे मार देता है। इधर जॉन भी एक एप को चेन में जकड़कर उसकी मदद से खुद को आजाद कर लेता है और उस पत्थर से उस एप को मार गिराता है। इतने में दूसरा एप टार्कस और उसकी बेटी को मारने ही वाला होता है, पर जॉन बीच में आ जाता है और उस एप को भी मार देता है। इसके बाद जॉन तलहजूस को लड़ने की चुनौती देता है, पर ना चाहते हुए भी नियम के अनुसार उसे जॉन से लड़ना पड़ता है और फाइनली जॉन उसे भी मार गिराता है और इस तरह वो टार्कस का नया लीडर बन जाता है और फिर वो सबको हीलियम की मदद करने के लिए राजी कर लेता है। इसके बाद जॉन और उसकी आर्मी जंग के लिए कूच करते हैं और जॉन वहां वक्त पर आकर शादी रोक देता है। उसे देखकर सेप्टन डेजा को मारने की कोशिश करता है, पर जॉन बीच में आ जाता है। इसके बाद हीलियम और जोडांगा की आर्मी फिर से आपस में लड़ने लगते हैं। सेप्टन बाहर खड़ी अपनी आर्मी को भी सिग्नल दे देता है, पर डेजा अभी भी उसी के कब्जे में होती है, पर वो खुद को छुड़ा लेती है और जॉन उसे पकड़ लेता है। इसके बाद ये दोनों दुश्मनों से लड़ने लगते हैं, पर सेप्टन ब्लू एनर्जी की वजह से जॉन पर भारी पड़ रहा था। पर तभी वहाँ थाक्स भी आ जाते हैं और वो भी जोडांगा के सोल्जर को मारने लगते हैं, क्योंकि वो अब जॉन की आर्मी है, इसीलिए वो भी अब हीलियम के साथ हैं। जोडांगा अब हारने लगता है और इधर जॉन भी सेप्टन का हाथ काट देता है और जैसे ही वो उससे थंस के बारे में पूछता है तो शेंग उसे भी उसी ब्लू एनर्जी से मार देता है और साथ ही वो जॉन को भी मारने की कोशिश करता है, पर तभी डेजा उसे बचा लेती है। इसके बाद वो डेजा का ही रूप ले लेता है। जॉन जैसे ही उसके पास आता है तो वो डेजा के गले पर तलवार रख देता है, पर डेजा उस डिवाइस को छीनकर जॉन को दे देती है और जॉन उसे दूर फेंक देता है, जिसे शेंग पकड़ने के लिए दूर चला जाता है। पर बीच में ही वो रूप बदलकर फिर से गायब हो जाता है, लेकिन वो डिवाइस टार्कस को मिल जाती है। जॉन उससे वो डिवाइस ले लेता है, पर वो जॉन नहीं बल्कि शेंग था। जॉन और टार्कस दोनों ही उस पर अटैक करते हैं, पर वो गायब हो जाता है और आखिरकार हीलियम जंग जीत जाता है। इसके बाद जॉन और डेजा की शादी हो जाती है। जॉन को अब डेजा और मंगल से प्यार हो गया है, इसीलिए वो अपना डिवाइस फेंक देता है और हमेशा के लिए यहीं रहने का फैसला करता है। इसके बाद जॉन जब अपने कमरे में वापस जा रहा होता है तो शेंग रूप बदलकर वहां आ जाता है और जॉन को वापस से अर्थ पर भेज देता है। अब जॉन वापस मार्स नहीं जा सकता था क्योंकि उसने अपनी डिवाइस फेंक दी थी। जॉन उसी गुफा में उठता है जहां से वो गया था। इस गुफा में मौजूद सोने से जॉन कार्टर बहुत ज्यादा अमीर हो जाता है। जॉन जानता था कि अर्थ पर और भी मेडेलियन डिवाइस होंगे। 10 सालों तक वो उस डिवाइस को ढूंढता है और इतनी खुदाई वुदाई करने के बाद जॉन को एक डिवाइस मिल जाती है, पर जॉन भी समझ जाता है कि एक थर्न उस पर नजर रखे हुए है। अब क्योंकि ये डिवाइस जॉन की कॉपी करके उसे मार्स पर भेजती है, मतलब जॉन का ये शरीर यहीं रहेगा और इसकी कॉपी मार्स पर ट्रांसफर होगी, तो जॉन को इस वाली बॉडी को भी सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि अगर यहाँ जॉन की बॉडी को कोई नुकसान हुआ तो वो दोनों ही प्लेनेट पर मारा जाएगा। अब पता चला कि जॉन ने वो म्यूजियम क्यों बनवाया था जो सिर्फ अंदर से ही खुल सकता है। जॉन ने अपनी मौत का नाटक रचा और ये सब डायरी में था कि एडगर जॉन की बॉडी को प्रोटेक्ट करे। एडगर फौरन मौजियम जाता है और एक सीक्रेट पासवर्ड से मौजियम को खोलने की कोशिश करता है, जिसका क्लू जॉन ने उसे दिया था। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो एक थर्न उसके पीछे था। ये एडगर पर भी नजर रखे हुए था और वो जैसे ही एडगर को मारने वाला होता है तभी जॉन उसे पीछे से शूट कर देता है, क्योंकि जॉन भी इस पर नजर रखे हुए था। एडगर जॉन को जिंदा देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जॉन उस थर्न का डिवाइस ले लेता है और बताता है कि मुझे कभी डिवाइस मिली ही नहीं थी। मैंने ये अफवाह इसीलिए उड़ाई क्योंकि मुझे पता था कि अगर मुझे डिवाइस मिली तो थर्न मेरे पीछे जरूर आएंगे और मैं उसे मारकर उसका डिवाइस ले लूंगा। जॉन एडगर से कहता है कि मेरी सारी जायदाद अब तुम्हारी हुई, बदले में तुम्हें बस मेरे मौजियम को सुरक्षित रखना है। इसके बाद जॉन मौजियम में जाकर लेट जाता है और बारसून कहकर मार्स पर चला जाता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। पर मैं और देखना चाहता था, कम से कम ये तो दिखाओ कि जब जॉन डेजा के पास गया तो उसका क्या रिएक्शन था, 10 सालों में डेजा का क्या हुआ, उसने क्या सफर किया। इन सभी सवालों के साथ ये मूवी हमें यहीं छोड़ जाती है अपने सीक्वल को प्लान करते हुए। पर अब वो आना बहुत मुश्किल है क्योंकि इतनी अच्छी होने के बावजूद भी ये मूवी फ्लॉप हो गई थी। पर इस वीडियो को हिट करना तुम्हारे हाथ में है, दबा के लाइक करो इसे और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पे भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलते रहे तुमको। इसके अलावा एंड स्क्रीन में मिल जाएंगे और वीडियो भी, या चैनल में जाके देख सकते हो हमारे। हम मिलते हैं आपसे अलग वीडियो में।